मेरी आंखें धोखा नहीं खाती। मैं राजनीति में पहचान जाता हूं वातावरण को। थोड़ा बहुत ज्योतिष भी आती है मुझको, और वो थोड़ा पढ़ा लिखा भी हूं। तो पढ़ा लिखा ज्योतिषी होने के नाते आपकी आंखों में चमक देखकर, आपके बाजुओं का उत्साह देखकर मैं आज यहां एक घोषणा करके जाता हूं कि इस साल का कैलेंडर जब बदलेगा 2024 के पहले, तो यहां तिरंगा लहराता मिलेगा मध्य प्रदेश में। उसके दो कारण हैं। एक तो चलिए हम क्या मेहनत करेंगे, क्या करेंगे वो अपनी जगह। पत्रकार बंधु है, क्षमा कीजिएगा मैंने आपका नाम नहीं लिया। यहां कांग्रेस के कार्यकर्ता जरूर मेहनत करेंगे, और सच पूछिए तो जो मेहनत भाजपा कर रही है उसकी वजह से सरकार बदल जाएगी। अब आप पूछेंगे क्या मेहनत कर रही है? आप लोग हट जाओ भैया, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आप जरा गौर से देखें, हमारा आपका बहुत फासला नहीं है इलाहाबाद और रीवा में। हमारे सबके यहां कहा जाता है कि आटा दाल के भाव पता लग जाए। आप जरा बाजार में आटा दाल का भाव पता लगाइए और कांग्रेस की सरकार से तुलना करिए, तो कई गुना ज्यादा हो गया। चलिए हम इस महंगाई को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन इसका फायदा तो किसानों को मिलना चाहिए था ना। किसानों को इसका फायदा नहीं मिला। अगर इसका फायदा किसी को मिला तो बीजेपी के दलालों को मिला, इसके अलावा किसी और को नहीं। आप खुद यहां ज्यादातर मुझे किसान दिख रहे हो, आप बताओ क्या भाव बेचते हो, क्या मूल्य मिलता है आपको, और बाजार में जाओ वही खरीदने तो किस मूल्य में बिक रहा है। मैंने एक बहुत सीधी सी बात कही है, साफ बात कही। आप पैदा करो, क्योंकि मैं उन लोगों में हूं जो मानते हैं या तो ऊपर भगवान है, अगर धरती पे कहीं भगवान है तो फिर किसान भगवान है, इसके अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं। मैं धरती के भगवानों आपसे पूछता हूं, पैदा आप करते हो, पसीना आपका बहता है, मेहनत आप करते हो और उसको बेचते भी आप ही हो। जिस भाव बेच के आते हो, अगर खरीदने की जरूरत पड़ जाए तो ये जो दुगना तिगुने दाम पे बिक रहा है, आखिर ये कौन बिचौलिया है, कौन दलाल है जो बिकवा रहा है आपकी कमाई को बाजार में, और आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। बजट आया है भी, मैं कुछ जरा बात करूंगा प्रताप जी संसद की भी। उसमें पूंजीपतियों को कहां कहां फायदा हो इसका जिक्र तो है, पर किसान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में ढूंढता रह गया, मुझे कहीं दिखाई। मोदी जी तब कहते थे भाइयों आप किसानों को इसका डबल इनकम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आप भी कहते थे होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। 3 बार आपसे पूछते थे, और 9 साल से हैं खुद से नहीं पूछ रहे कि मैंने डबल इनकम की या किसान की मौत का फरमान सुना दिया। आपको मालूम दिल्ली में जो धरना चला था उसमें कितने लोग मरे थे? 700, 800। ये तो वो है जिनको आप जानते हो, जिनके आप नाम नहीं जानते, पता नहीं जानते, वो मरे। अगर उनको जोड़ लो तो संख्या हजारों के पार। तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जिस भाजपा सरकार के दामन में 1000 किसानों की हत्या का कलंक हो, क्या वो सरकार 2023 में लौट के आनी चाहिए?
दूसरा सवाल पूछता हूं आपसे। मैं आपसे बात करने आया हूं, भाषण देने नहीं। चलिए, रीवा से तो नहीं गए थे, पर पूरे मध्य प्रदेश में तो बहुमत मिला था कांग्रेस को। ये तो आपके आंख के सामने हुआ, आपके साथ हुआ। सरकार कांग्रेस की बनी और एक दिन बहुमत की चुनी हुई सरकार, चलती हुई सरकार, आपके सामने विधायक खरीद लिए गए, ले जाके होटल में रखा गया, बंगलौर। आपके घर से माल चोरी होता रहा, आप देखते रहे। एक चुनी हुई सरकार चोरी हो गई मध्य प्रदेश में, तो जिसने चुराया है उसको दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए भाई जान। ये आदतन, जैसे थाने में लिखा होता है ना, कुछ आदतन चोरी के आदी होते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में नहीं चुराया, गोवा में चुराया, इन्होंने मेघालय में चुराया, अरुणाचल में चुराया। तो जो आदतन चोर हो उसकी छुट्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये बताइए। पर मेरी बात अधूरी रह जाएगी अगर मैं आपसे ये नहीं कहूंगा। फिर अब अगर आज 10, 15, 20 का बहुमत दोगे तो पता नहीं, फिर कुछ ऐसा हो तो आपकी 2/3 बहुमत से बना दो कि चोरी भी करने की हिम्मत चोर की ना पड़े। और बनना चाहिए। महंगाई चरम पर। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, कौन मां बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा चैन से रहे, खाए पिए? लेकिन क्या ये सही नहीं कि आज मां अपना पेट काट के बच्चे को खिला रही है? क्या ये सही नहीं है कि आप अपने बच्चे को इसलिए पढ़ाते लिखाते हो कि बड़ा होके वो नौकरी करे, कमाएगा, और कमाने के बाद जब वो घर लाएगा तो घर में तो उजाला होगा, उससे ज्यादा आपकी छाती फूल जाएगी कि मेरा बेटा कमा के आ रहा है। वो एक सुख अलग है, लेकिन सच्चाई तो ये मेरे भाई, ये 8-9 साल में हालत ये हो गई, यहां तो आप तो बहुत दिनों से भोग रहे हैं कि भाजपा के राज में 45 साल में इतनी कभी भी बेरोजगारी नहीं आई जितनी बेरोजगारी अब आई। कोरोना में जो गए थे कमाने बाहर, लौट के आए हैं तो क्या लौट के जा पाए कोई? अरे धन्यवाद दो सोनिया गांधी का, जिसने नरेगा चला दी थी, और अब की बार पहली बार अगर तलवार चली है तो नरेगा के लिए जो आवंटन था उसमें कम किया गया। अब किसानों, मजदूरों, नरेगा में जो करा लेते थे ना, उसमें कटौती हो गई। नरेगा में 2 फायदे थे, घर बैठे मजदूर को मजदूरी मिलती थी, शाम को अपने चूल्हे का खाता था, और दूसरा कुछ न कुछ काम हो जाता, चाहे तालाब खुद जाए चाहे सड़क बन जाए। अब दोनों बन। मैं आपको थोड़ी बात दूर की कर जरूर रहा हूं। कई लोगों ने कई ढंग से अपनी बात कही कि यह हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा क्या है। मुझे कहना हो तो एक वाक्य में मैं कह दूंगा कि जो नफरत की बस्ती बसाई है, जो राहुल गांधी ने कहा, जो नफरत की बस्ती बसाई है भाजपा ने, वहां मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए कांग्रेसी आज निकला है, यही हाथ से हाथ। राहुल गांधी कहां से चले? मैं साथ था, जहां महासागर लहरा रहा था, उस सभा में मैं पीछे बैठा था। गर्मी प्रचंड बढ़ रही, समुद्र किनारे यूं भी पड़ती है कन्याकुमारी, और यात्रा कहां समाप्त की उस आदमी ने? कश्मीर। गर्मी तो छोड़ दीजिए, कांप रहे थे हम सब, बर्फ गिर रही थी, छाता लगाना चाहा किसी ने, उसने कहा जब तक देश के किसानों पे छाता नहीं लगेगा मैं नहीं छाता लगाऊंगा। और आपने देखा होगा बर्फ गिरती रही,
और भारतीय जनता पार्टी तड़पती रही। हाफ स्लीव की टी शर्ट पहन के वो आदमी बोलता रहा, भाजपा कांपती रही और वो गरजता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा उसमें। इस यात्रा में क्या पाया? याद रखना, इस हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ लेना। जब जाति धर्म के नाम पे हिंदुस्तान में बिखराव आता है तो छोटे छोटे लुटेरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेते थे। और जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में जाति धर्म एक हो गए तो क्या हुआ? अंग्रेज भी भाग गया, जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था। वही करने राहुल गांधी। पर राहुल गांधी तो कन्याकुमारी से चले कश्मीर पहुंच गए। मध्य प्रदेश खुशकिस्मत था, उसको कई दिन मिल गए, लेकिन रीवा को तो नहीं मिला, सतना को तो नहीं मिला। तो हमारी कोशिश ये है, मैं अपने कांग्रेस के भाइयों से कहना चाहता हूं, कोई घर मत छोड़ना, कोई परिवार न छोड़ना। जाओ और उससे कहो कि भारत माता की आज एक ही आवाज है, अगर हम जुड़ेंगे तो खुश रहेंगे, और अगर हम टूट गए तो सरकारें तो बन जाएंगी, हम अलग हो गए तो सरकारें तो बन जाएंगी, लेकिन भाजपा भारतीय जनता पार्टी भारत को तोड़ देगी। तोड़ने के लिए कोई सीमा नहीं बनेगी। हर गांव में, हर मोहल्ले में वो दीवार खड़ी कर देंगे। एक ऐसी दीवार खड़ी कर देंगे जो दिखेगी तो नहीं पर अलग कर देगी। आज कांग्रेस का वॉलंटियर, कांग्रेस का सिपाही तिरंगा लेकर उसी दीवार को गिराकर एक बार पूरे समाज को एक करने निकला है। यही है, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी मान नहीं रहे, वो कह रहे हैं मैं अरुणाचल से चलूंगा और गुजरात तक जाऊंगा, लेकिन तब भी बहुत सा हिस्सा छूट जाएगा, बहुत सा हिस्सा छूट जाएगा। मुझे आप सबसे कहना है और आपके माध्यम से पूछना है विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी से, या जिनको आलोचना करनी हो, बताओ क्या हिंदुस्तान के इतिहास में कोई राजनेता 4000 किलोमीटर पदयात्रा की हो तो उसका नाम बता दो। अगर नाम ढूंढोगे तो एक मिलेगा, राहुल। मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ो अभियान तो ये है, महंगाई की हालत ये है, बेरोजगारी की हालत ये है, किसानों पे गोली चली। तो मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे मोदी जी, स्टेट बैंक और लाइफ इंश्योरेंस तो खा गया अडानी। ये वही अडानी है जिसको आप अपना मित्र बताते थे। मैं आपके पास एक ऐसी चीज कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, हो क्या रहा है मालूम है? 1% हिंदुस्तान में पूंजीपतियों के पास पूरे देश की कमाई चली गई। 1%, 99% आदमी गरीब हो रहा है और 1% आदमी चोरी का सबूत दूं मैं आपको। एक रिपोर्ट आई, हम उस रिपोर्ट पे नहीं जाते, लेकिन क्या कारण था कि उस रिपोर्ट के आते आते 20,000 करोड़ रुपया जो एफपीओ का था, अडानी जी आपने वापस क्यों कर दिया? मैं दूसरा पूछना चाहता हूं, 1000, 2000 नहीं, लाख, 2 लाख नहीं, करोड़, 10 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ नहीं, अरे दसियों लाख करोड़ का शेयर क्यों गिर गया? और जब ये शेयर गिरा है तो पैसा तुम्हारा नहीं लगा है, पैसा इनका लगा है, इनका लगा है, इनका लगा है। शायद ही यहां कोई बैठा हुआ आदमी हो जिसका स्टेट बैंक से रिश्ता ना हो, सरकारी बैंक से रिश्ता ना हो, और हो भी तो जो कहता था लाइफ इंश्योरेंस, जीवन भारतीय जीवन बीमा निगम, उससे तो जुड़े होंगे आप, आपके परिवार में कोई जुड़ा होगा। तो मैं तो कहता हूं दावे के साथ कि आजाद भारत नहीं, सुन लो इसको, खुलेआम कह रहा हूं, मैं ही लाया हूं राज्यसभा में 267 नियम के अंतर्गत चर्चा के लिए। मैं कहना चाहता हूं, ये शताब्दी की सबसे भयंकर
डकैती है जो अडानी ने डाली है और जिसको मोदी सरकार ने डलवाया है। कैसे डलवाया मोदी सरकार ने? अभी किसी विपक्षी के यहां, विरोधी के यहां, या जिसपे उनकी कृपा न होती, अगर वो थोड़ा कुछ कर लेता तो ईडी का वारंट पहुंच जाता, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। फिर थोड़ी देर बाद स्पेशल फ्रॉड की टीम पहुंच जाती, तीसरे दिन सीबीआई पहुंच जाती, चौथे दिन इनकम टैक्स पहुंच जाता। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, सीधा हिसाब मांगिए, इस चुनाव में मांगिए कि हमारी 50 लाख करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है। ये चोरी होती रही और चोरी करता रहा अडानी, और कराने वाले का नाम है नरेंद्र मोदी की सरकार। चोरी करने वाला भी आपके सामने है और चोरी कराने वाला भी आपके सामने। फैसला आपको करना है। हम क्या कर रहे हैं? हम ही नहीं कह रहे हैं कि आप अडानी को जेल भेज दो, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अडानी की जांच करा दो, इस पूरे कांड की जांच करा दो। किससे करो? हम तो कह रहे हैं ये जो सांसद हैं इन्हीं की एक कमेटी बना दो, ये कर ले, इसमें तुम्हारा बहुमत है, जेपीसी बना लो। और अगर वो भी नहीं बनाना तो चलो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के देखरेख में जांच हो जाए। हम तो सिर्फ जांच मांग रहे हैं, सजा नहीं मांग रहे हैं। और जो जांच से डर जाए समझ लो उसके दामन में दाग है, और मोदी सरकार के दामन में दाग है। क्यों डर रहे हो? चर्चा होने दो। हम वहां राज्यसभा में बैठे हैं, लोकसभा में बैठे हैं, तो लाखों करोड़ लुट जाए और चर्चा भी ना हो तो धिक्कार है ऐसी संसद में जहां पे बैठने पर हम आवाज न उठा सके। हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इस आवाज को उठा रहे हैं। और ये आवाज तब तक कमजोर रहेगी। ये लड़ाई हम संसद से सड़क तक लड़ेंगे, इस जब गांव में लड़ेंगे, हर जगह लड़ेंगे। क्योंकि लूटने वाला कौन है मालूम है आपको? आप लूट आप रहे हो, आपका परिवार लूट रहा है। हम तो आवाज उठा के चले जाएंगे। आज आप नहीं जागोगे और आप लूट गए तो भारत माता लूट जाएगी। अगर भारत माता से प्यार है तो जागो और अडानी की सरकार को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करो। यही हाथ जोड़कर आपसे कहने आया हूं। यही हमारा उद्देश्य था। ये मैं कह के आपसे जरूर विदा लूंगा, पर एक बात कह के जाऊंगा। मैं तो अपने दोस्तों से कहता हूं, साथियों से कहता हूं, विरोधियों से कहता हूं, महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, नया उद्योग लगता आप देख नहीं रहे होंगे, बंद होते बहुत देख रहे होंगे। इन सब से अलग हटकर अगर देखो तो जो कुछ हुआ है, गीता में क्या कहा है भगवान ने, क्या उपदेश है? पाप करने वाला अगर दोषी है तो पाप होते हुए जो देखे और रोक सकता है न रोके, वो भी बराबर का दोषी है। तो आपसे पूछने आया हूं, आप दोषियों में अपनी गिनती करना चाहते हो या न्याय देने वालों में गिनती करना चाहते हो? न्याय करने वाला चाहते हो कदम उठाना, तो फिर आज आपके हाथ में तिरंगा होना चाहिए, कोई दूसरा दुरंगा नहीं होना चाहिए। ये बात कह के मैं आपसे विदा लूंगा और ये कह के आपसे जा रहा हूं कि आज देश को बचाना और देश को बचाने की कीमत वही चुका सकता है जिसने चुकाई है। कांग्रेस ने ये चुनौती स्वीकार की है। क्या हम रोज सुबह उठते तो देखते नहीं थे कि राहुल गांधी सुरक्षित हैं या नहीं? जिसके दादियों को, इंदिरा गांधी को खून दिया गया था गोलियों से, जिसके पिता की हत्या की गई थी, आज वो अकेले निखूबता रहा। और उसके बाद भी किस लिए? सत्ता की लिए नहीं, वो हिंदुस्तान को बचाने के लिए। इन शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने धैर्य से, ध्यान से सुना। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। प्रमोद तिवारी, प्रमोद तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष दभौरा
आदरणीय अनिल सिंह पिंटू जी से मैं चाहूंगा आभार प्रदर्शन करें। आए हुए सभी कांग्रेस साथियों का एवं सभी नेताओं का बहुत बहुत आभार है। भैया पत्रकार महोदय प्रणाम। सब बढ़िया। ठीक ठीक ठीक।